में है बच्चे, आपने मिसिंग टर्म्स जो निकालनी है इसके अंदर। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी, एक ये जो टर्म्स है यहाँ पर मिसिंग कर दी, तो इसमें यह होगा कि ये टर्म्स आपने बताना है कि भाई ये टर्म्स क्या होगी। इसके वजह से तो दो मेथड है, पहले भी आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, इसको ए बी जो पहले, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में था। अब इसका बहुत आसान तरीका एक यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा को करने के लिए, लेकिन इससे पहले हम ये करें, मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बताना चाहूँगा इससे पहले, उसको आप देखो। एक आपने यहाँ पर पहले एक फंडामेंटल थ्योरम है आपकी ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस आप समझो। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या कहती है? ये है कि इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स, देन द nth डिफरेंसेस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड n प्लस में 1th डिफरेंसेज आर जीरो। मतलब ये होगा कि अगर कोई पोलिनोमियल nth डिग्री की है तो उसके nth डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और वो आपको पता है कि अगर एक डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उससे जितने भी हायर ऑर्डर के कांस्टेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, तो उससे ऊपर बड़ा n प्लस में 1th डिफरेंसेज क्या होगा? जीरो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन का ही वैसे यहाँ पर यूज़ है, लेकिन इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, जस्ट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स। ठीक है, हम अब ये क्योंकि एक 1 डिग्री है इसकी, तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस आपने क्या किया? ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस में एच, इसमें एक्स प्लस में एच कर दिया, माइनस में यही फंक्शन वापस माइनस में कर दिया, तो ए नोट प्लस ए वन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन एच माइनस में ए नोट माइनस ए वन एक्स, तो ये सारे कट गए आपस में, तो आपके पास क्या बच गया? ए वन एच। इसका मतलब अब सेकंड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन ले लेंगे, पोलिनोमियल ले लेंगे, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर सेकंड डिग्री की ले ली। अब यहाँ पर सेकंड डिग्री है की है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव इसका कांस्टेंट आना चाहिए। हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डेल स्क्वेयर एफ एक्स, डेल ऑफ डेल एफ एक्स, डेल ऑफ हम इसका कराएं ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस में एच प्लस में ए टू एक्स प्लस में एच स्क्वेयर माइनस ये सारा का सारा एफ एक्स माइनस ए जीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वेयर। अब इसको जब हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद जो कटना है उसको काट देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा डेल ऑफ ए वन एच प्लस में ए टू एच स्क्वेयर प्लस टू ए टू एक्स एच। अब दोबारा फिर इसका जब हम करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर इसका लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वेयर प्लस टू ए टू एच एक्स प्लस में एच, टू ए टू एच एक्स प्लस में एच माइनस माइनस में ये फंक्शन दोबारा फिर माइनस में ये फंक्शन आ जाएगा। फिर इसमें जब हम सब कुछ देखेंगे तो ए वन एच से ए वन एच कट जाएगा, ए टू एच स्क्वेयर से ए टू एच कट जाएगा, बाकी सारा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? टू ए टू एच स्क्वेयर। इसी प्रकार जब हम थर्ड डिफरेंस, अब एक पोलिनोमियल लेते हैं थर्ड डिग्री की, और ए नोट ये पोलिनोमियल ले ली थर्ड डिग्री की, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस में ए थ्री एक्स थ्री। अगर अब हम इसका थर्ड डिफरेंशिएशन करते हैं, थर्ड डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल ए थ्री एच क्यूब। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होगा। मतलब जो एक्स की जितने डिग्री की टर्म्स है, जितने डिग्री की टर्म्स है, जो भी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स जो भी है, उस डिग्री हाईएस्ट डिग्री टर्म्स का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो डेल थ्री एफ एक्स हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम डेल थ्री कर रहे हैं, डेल थ्री एफ एक्स, ये डिग्री ए थ्री एक्स क्यूब, ये सारा का। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि भाई सिर्फ अगर यही आपके पास आखिर में बचता है और बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, इसी प्रकार इसमें ये सिर्फ इसके ऊपर कार्रवाई होती है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। इसी पर अब यहाँ पर देखो टू ए टू, टू आगे आ गया, ए टू एच, एक्स की जगह क्या ले लिया? एच ले लिया, तो यहाँ पर ए वन क्या होगा? एच हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर टू ए टू एच स्क्वेयर आ गया। अब ये सारे, इससे पहले वाले सारे खत्म, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आगे आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल आगे आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल ए थ्री, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये ए थ्री यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर डेल की पावर एन एफ एक्स है तो एन फैक्टोरियल, अगर यहाँ पर डेल की पावर, क्योंकि ये nth डिग्री टर्म्स होगी, अब ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये nth डिग्री टर्म्स होगी, तो nth डिग्री टर्म्स यहाँ पर हो जाती है, तो इसका जितने डिग्री की टर्म्स होगी तो उतने डिग्री की टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन, क्योंकि nth डिग्री टर्म्स है, एक्स एन है, एक्स एन का आगे कोफिशिएंट क्या होगा? ए एन होगा, और h की पावर n, तो वहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे हम? h की पावर n हो जाएगा।
ठीक है, n फैक्टोरियल a n h की पावर n। अगर ये h1 दिया हुआ है तो फिर तो आपका 1 की पावर n तो यही हो जाएगा, और कई मैक्सिमम जगह आपका ये कोफिशिएंट होता ही नहीं, तो इसलिए n फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब जैसे मैं कह रहा था कि भाई कोई भी इक्वेशन x इजिकल टू x0, x1, x2, x3, x4 एंड xn आपने ली, और यहाँ पर जो यहाँ ये क्या है आपके पास आर्गूमेंट, क्या है ये आर्गूमेंट, आपको पता है ये तो ये आपके पास क्या है आर्गूमेंट, और ये क्या है आपके पास एंट्री, ये आपकी एंट्री है, ये आर्गूमेंट है। अब इसमें आप देखो x0 x0 से स्टार्ट हुआ और xn का कितनी टर्म्स होगी इसमें डिग्री तो ये n है, लेकिन इसके अंदर टर्म्स कितनी है, n प्लस में 1 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ द टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज n प्लस 1 एंड डिग्री इज n। यहाँ जो नोट करने वाली बात फिर दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके काम में आएगी अब आगे जो हम मिसिंग के टर्म्स वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर n डिग्री की टर्म्स है तो उसमें टर्म्स कितनी हुई, n डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स कितनी हुई, n प्लस n। तो इसका मतलब जब आपने ये फंडामेंटल थ्योरम की है, अगर n डिग्री की टर्म्स है, n डिग्री की टर्म्स है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसे हायर डेरिवेटिव क्या होगा, डेल n प्लस में 1 fx क्या होगा, 0। एक बार फिर यहाँ पर वन थिंग इज टू बी रिमेंबर, इफ द पोलिनोमियल इज ऑफ द डिग्री n देन देर आर n प्लस में 1 टर्म्स, एंड इफ देर आर n प्लस में 1 टर्म इन ए पोलिनोमियल देन द डिग्री इज n, उसकी डिग्री क्या होगी, n। इफ द डिग्री इज n देन डेल की पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड डेल n प्लस में 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको यही चीज़ें कम से कम 4-5 बार बताई हैं जो कि अब क्वेश्चन में आपके यूज होंगी, आपने इनको यहाँ यूज करना है। अब इसमें देखो बच्चे, यहाँ पर दे दिया आपके पास x इजिकल टू, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3rd क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो इसमें x इजिकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 9 एंड 81। एक्सप्लेन वाई द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम 3 की पावर 3। ये तो सिंपल सी बात है, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना आपने। सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री के अंदर कितनी नॉन टर्म्स हैं। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, तो कितनी टर्म्स होगी, यहाँ पर 4 नॉन टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हो गया, जितनी नॉन टर्म्स होगी तो हम ये कहेंगे कि इस जितनी भी नॉन टर्म्स होती हैं उससे एक कम उसकी डिग्री होगी। ये चीज़ एक बार फिर बताता हूँ, ये ध्यान देना आपने, जितनी भी नॉन टर्म्स एंट्री में दे रखी हैं उससे एक कम उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पोलिनोमियल इज ऑफ द डिग्री, यहाँ पर 4 है तो डिग्री 3 होगी। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ, अगर एंट्री जितनी भी टर्म्स एंट्री में दे रखी हैं उससे एक कम करके वही उसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल की। हेयर 4 फंक्शनल वैल्यूज आर गिवन, लेट अस कंसिडर या लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हम मान लेते हैं ये डिग्री 3 है। अगर इसकी डिग्री 3 है, पहले फंडामेंटल थ्योरम की थी, इसका मतलब डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल की 3 एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो डेल की 3 एफ एक्स किसके बराबर होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो इससे हायर डेरिवेटिव क्या होगा, डेल की 4 एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। डेल की 4 एफ एक्स इजिकल टू 0, एफ एक्स की जगह हम लिख लेते हैं y0, यहाँ पर y 0 दे रखा है तो हमने y0 कर लेते हैं। चलो, डेल की 4 y0 इजिकल टू 0, डेल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e माइनस में 1 की पावर 4 y0 इजिकल टू 0। अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसको खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, e4 माइनस 4c0 e3 प्लस 4c2 e स्क्वेयर माइनस 4c3 e और प्लस 4c4 e नोट, और यहाँ पर y0 आपका ये आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर e4 y0 माइनस 4 e3 y0 प्लस में 6 e स्क्वेयर y0 माइनस में 4 e y0 प्लस में e यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट y0। अच्छा, एक चीज़ का आपको यहाँ पता है कि भाई अगर आप e और y0 करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, y1 के बराबर होता है। अगर e y1 होता है तो इसको आप क्या करते हैं, y2 कर हो जाता है ये। तो ये भी चीज़ आपको पता होगा, फिर भी एक बार आप ध्यान दिला देते हैं। उसके बाद मान लिया अब ये यहाँ पर है e4 y0, तो ये क्या गया, y4 हो गया। 4 e3 y0, ये y3 हो गया। 6 e स्क्वेयर y0, ये y2 हो जाएगा। माइनस 4 e y0, तो ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और e0 तो 1 होता है तो y0 इजिकल टू 0 हो गया। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ, ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये सारी की सारी वैल्यू हम टेबल से रख देंगे। अब जैसे ये आपके पास y4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो y4
ये इसके अंदर y4 का मतलब ये y4 81, ठीक है, 81 हो गया। 4y3 की वैल्यू कितनी है, ये तो है ही नहीं, निकालनी है हमने, तो y ऐसे कैसे लिख देंगे। 6y2 की वैल्यू 9 और y1 की वैल्यू 3, y0 की वैल्यू क्या है 1। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू आपने रख दी, तो ये 124 माइनस 4y3 की वैल्यू 31 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अब एक सेकंड चीज़ जो इसने कह रखी है, एक्सप्लेन वाई द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम 3 की पावर 3। अब बच्चे एक बात देखो, वैसे तो देखा जाए तो ये जो फंक्शन है, ये हमारा क्या है फंक्शन, यहाँ पर ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए था। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। अगर देखा जाए तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल 3 रेज़ टू द पावर x इज द गिवन डाटा, लेकिन ये यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं आया, ठीक है, और ये डिफर आ गया। तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ द 3 रेज़ टू द पावर x फ्रॉम एज पर द गिवन डाटा, लेकिन ये डिफर कर गया 3 नोट 3 इक्वल टू 24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग डाटा। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, y 2 4 8, ये मिसिंग टर्म्स है 32 64 128। आई थिंक आप इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ पर कितनी नॉन टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास टर्म्स दी हुई हैं। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब डेल की पावर 5 एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और डेल की पावर 6 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में ई की पावर 6 इज इक्वल टू, आप ये यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सीधा y1 की वैल्यू है, ये तो y नोट नहीं है यहाँ पर, तो ये y1 की वैल्यू है। तो इसका मतलब अब ये y1 से मल्टीप्लाई हमने y1 ले लेंगे फंक्शन में, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको खोल देंगे, खोलने के बाद ये आ जाएगा। अब 6y1 तो ये 7 हो जाएगा, 5y1 ये y6 हो जाएगा, E4y1 ये 5 हो जाएगा। तो इसी तरह सबकी ये वैल्यू यहाँ से फिर वैल्यू यहाँ इसमें अंदर रख देंगे, और यह y4 क्या आ जाएगा 16.1। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 यहाँ पर क्या आना चाहिए 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। इट इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 रेज़ टू द पावर x। वी हैव द गिवन डाटा इज ऑफ द फॉर्म 2, बट इट इज़ डिफर्ड फ्रॉम द 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसे डिफर होगा क्योंकि y की पावर 16.1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपका है तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है कि 2 मिसिंग टर्म्स दे दी, एक ये दे दी और एक ये दे दी। कोई बात नहीं, जब भी 2, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, आप इन दोनों को कर लेना, एग्जाम्पल्स वाले जितने भी एग्जाम्पलों को कर लेना। अगर एग्जाम्पल में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी आप महसूस करते हैं तो मेरे से फिर पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, ऑब्टेन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग। ये आपके पास क्या दे रखा है, आर्गूमेंट दे रखा है, और ये दे रखा है आपके पास एंट्री 1 8, ये आपने फाइंड आउट करना है। 64 ये भी आपने फाइंड आउट करना है। 216 343 512, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म्स नोन है, 6 टर्म्स नोन है। इसका मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। समझ में आ गया। तो इसका मतलब डेल की पावर 5 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डेल की पावर 6 एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले 1 दे रखा, तो हम वहाँ पर क्या कर लेंगे, y1 कर लेंगे, और डेल की पावर 6 e-1 की पावर 6 y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर वही बातें फिर आ गई, इसको हम खोल लेंगे, खोलने के पास आपके पास ये आ जाएगा, और y1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब y1 अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y7 माइनस 6y6 प्लस 15y5 माइनस 20y4 प्लस में 15y3 माइनस में 2y2 प्लस में y1 इक्वल टू 0। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से रख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी भाई, जब 2 टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब 2 चीज़ें निकालनी है, तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। y5 प्लस y3 आपके पास 152 आएगा, ये 1। अब इसको कैसे करेंगे आगे। अच्छा, एक चीज़ अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। अब एक बात देखो आप,
जब आपके पास मान लिया ये डेल 6 यहाँ पर y है, तो ये आपने डेल 6y में चाहे ये सारी की सारी, चाहे आपके पास क्या डेल 6y1 हो, डेल 6y2 हो, और यहाँ पर डेल 6y3 हो, डेल 6y4 हो, जब ये डेल 5 आपके पास कांस्टेंट है, जब ये सारे के सारे आपके पास कांस्टेंट है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब ये डेल 6y1 भी 0 के बराबर होगा, डेल 6y2 भी 0 के बराबर होगा, डेल 6y3 भी 0 के बराबर होगा, डेल 6y4 भी 0 के बराबर होगा। तो अब हम इसमें कोई भी चीज़ एक और कंसिडर कर लेंगे, डेल की 6y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हम ये यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया हमने, डेल की 6y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप, इसकी जगह फिर e माइनस में 1 की पावर 6 y2 कर लेंगे, फिर इसको फिर खोल देंगे, y2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब y6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, 10y5 प्लस में 3y3 इक्वल टू 1331। ये दो, एक ये होगी और एक ये होगी इक्वेशन। अब बच्चे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों की दोनों y3 y5 टू वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद y3 और y5 की वैल्यू निकाल लेंगे। y3 इक्वल टू 27 आ गया आपका, y5 इक्वल टू क्या आ गया, 125 आ गया। अब यहाँ से देखो आपने, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 27 और यहाँ पर क्या आ गया 125। अब अगर आपने ये आंसर यहाँ पर देखना है कि क्या आपका आंसर ठीक आया है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर मिलेगा। अब ये क्या आ गया 8, ये इसका मतलब ये 8 आप ये कह सकते हैं इसका क्यूब है। इसी प्रकार 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो 27 आया है, ये आ गया। उसके बाद 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125 आया है, ठीक है। तो इसलिए आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर भी ठीक है क्या नहीं है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलता है इक्वेशंस में। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, y3 इक्वल टू 27, y5 इक्वल टू 125। तो ये था बच्चे आपका 5th क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपका ये 5th क्वेश्चन, इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज जो 1.2 की एक्सरसाइज थी वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको कंप्लीट कर लेना, और कल से हम बच्चे नेक्स्ट चैप्टर आपका इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे, इंटरपोलेशन ऑफ द इक्वल इंटरवल। थैंक यू वेरी मच।